हेलो नमस्कार, मैं हूं मनोज अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने किशोर दा और रफ़ी साहब के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसको काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, कमेंट किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कमेंट्स हैं जिनका मैं जवाब देना चाहूँगा। पहली बात जो मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ वो ये कि मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि मैं रफ़ी साहब और किशोर दा के फैंस के बीच में कोई बहस करवाऊँ या उनके बीच में कोई डिवाइड क्रिएट करूँ, बल्कि जो डिवाइड ऑलरेडी है, जो आपको कमेंट सेक्शन में दिखाई देगा, मैं उस डिवाइड को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात, किशोर दा और रफ़ी साहब दोनों का ही मुकाम बहुत ऊंचा है। दोनों बहुत बड़े हैं, लाखों करोड़ों लोग इनके चाहने वाले हैं, इनके फैंस हैं, और इन दोनों में से किसी को भी मेरी सिफारिश या मेरी पैरवी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किशोर दा को रफ़ी साहब से कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं उनको बड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना ही जब मैं रफ़ी साहब को किशोर दा से कंपेयर कर रहा हूँ तो उनको बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों अपने आप में बहुत बड़े हैं और इनको मेरी पैरवी की ज़रूरत नहीं है। अब एक बात काफ़ी लोगों ने कही कि रफ़ी साहब ने किशोर दा एज एन एक्टर के ऊपर कई गाने गाए हैं और इस लिहाज से रफ़ी साहब बड़े हुए क्योंकि किशोर कुमार को उनकी ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों, सब बड़े कलाकार एक दूसरे को एडमायर करते हैं, उनकी खूबियों को पहचानते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको इस्तेमाल भी करते हैं। डायर स्ट्रेट्स का मशहूर गाना मनी फॉर नथिंग, उसके लीड सिंगर मार्क नॉफलर हैं, लेकिन उसके हाई पार्ट्स, जो ऊंचे वाले पार्ट्स हैं, वो स्टिंग ने गाए हैं। तो दोस्तों, इस बात से ना तो स्टिंग बड़े हो गए, ना मार्क नॉफलर छोटे हो गए। दोस्ती फिल्म के गाने, जिसका म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया है, उस गाने में हारमोनिका यानी माउथ ऑर्गन आर डी बर्मन ने बजाया है। इसमें ना तो आर डी बर्मन छोटे हो गए, ना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बड़े हो गए। दोस्तों, फिल्म एक ऐसा मीडियम है जिसमें बहुत लोगों का इनपुट और बहुत लोगों का कोलैबोरेशन होता है। अगर रफ़ी साहब एक एक्टर होते और उनकी फिल्म में कोई कॉमेडी गाना गवाया जाना होता और उनकी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर उनको बोलते कि ये गाना किशोर से गवाते हैं क्योंकि किशोर उस समय कॉमेडी गानों के लिए जाने और माने जाते थे, तो मुझे नहीं लगता कि रफ़ी साहब को कोई एतराज़ होता, बल्कि इसमें उनका बड़प्पन ही नज़र आता कि वो अपने टैलेंट में कितने सिक्योर हैं। फिर कुछ लोगों ने ये बात कही कि अगर किशोर दा इतने टैलेंटेड थे, प्रतिभाशाली थे, तो उनका टैलेंट 69 से पहले किसी ने क्यों नहीं पहचाना। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि अगर रफ़ी साहब इतने ग्रेट हैं तो उनको 69 के बाद क्या हुआ। दोस्तों, हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत हैं जहां पर लोगों को उनके जाने के बाद पहचाना गया, जैसे कि मोज़ार्ट, मिर्ज़ा गालिब। 69 से पहले ये सच है कि किशोर दा को सीरियस सिंगर नहीं समझा जाता था। बहुत कम लोग थे, जैसे कि एस डी बर्मन, जो उनकी प्रतिभा को पहचानते थे। उनके साथ उन्होंने कई हिट गाने और काफ़ी अच्छे गाने गाए हैं, जैसे कि दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, या फिर हम है राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, पेइंग गेस्ट के माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, तीन देवियां के कई गाने, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ज्वेल थीफ के ये दिल न होता बेचारा कदम, कुछ और गाने जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ मेरे महबूब कयामत होगी, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, शंकर जयकिशन के साथ में नखरे वाली देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। लेकिन ये सच है कि उस दौरान उनके बारे में परसेप्शन ये था कि वो एक एक्टर हैं और साथ में गा लेते हैं। सलील चौधरी, जो किशोर दा के सबसे ज़बरदस्त क्रिटिक थे, उन्होंने भी अपनी भूल मानी और ये कहा कि हम सभी ने किशोर के टैलेंट को पहचानने में बहुत बड़ी भूल की। अब रफ़ी साहब की तरफ आते हैं कि 1969 के बाद क्या हुआ। तो इसके कई कारण हैं। वक्त बदल गया, फिल्में बदल गईं, फिल्म के हीरो बदल गए, संगीत बदल गया, यहाँ तक कि सुनने वाले भी बदल गए। रेडियो पहले किसी किसी के पास हुआ करता था, ग्रामोफोन की बात तो आप रहने ही दें, लेकिन 70s 80s में रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर आम हो गया। जो 50s 60s का एक सॉफ्ट, सेंसिटिव, रोमांटिक हीरो था, जैसे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, उसकी जगह एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट, यहां तक कि एरोगेंट हीरो ने ले ली। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, और उस दौर में भी रफ़ी साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं
और जब भी कोई सॉफ्ट रोमांटिक या उस फील का गाना बना है तो उसमें रफ़ी साहब को ही लिया गया है। जैसे दास्तान फिल्म का वो गाना जो मुझे बेहद पसंद है, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, या फिर हम किसी से कम नहीं का वो गाना, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है। या फिर कर्ज का वो गाना, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। लैला मजनू, उसमें एक गाना खासतौर से मुझे बहुत पसंद है, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। कई बार तो ऐसा हुआ है कि गाना किशोरदा को मिला है, लेकिन उन्होंने खुद म्यूज़िक डायरेक्टर को ये सजेस्ट किया कि इस गाने के लिए रफ़ी साहब को लिया जाए, क्योंकि ये गाना उनके स्टाइल से मैच करता है। किशोरदा रफ़ी साहब को एडमायर करते थे। रफ़ी साहब किशोरदा से थोड़े बड़े भी थे और उनसे सीनियर थे, तो मुझे यकीन है कि किशोरदा ने रफ़ी साहब से बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन ये भी हकीकत है कि 70s तक आते आते किशोरदा ने अपनी अलग जगह बना ली थी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि किशोरदा के गाने तो रफ़ी साहब बड़े आराम से गा सकते हैं, लेकिन रफ़ी साहब के गाने किशोरदा नहीं गा सकते। या फिर रफ़ी साहब के गाने किशोरदा बड़ी आसानी से गा सकते हैं, लेकिन किशोरदा के गाने रफ़ी साहब नहीं गा सकते। इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, इस बात का कोई सेंस नहीं है। रफ़ी साहब के गाने किशोरदा रफ़ी साहब की तरह नहीं गा सकते, उसी तरह किशोरदा के गाने रफ़ी साहब किशोरदा की तरह नहीं गा सकते। चाय कॉफ़ी की तरह टेस्ट नहीं कर सकती, कॉफ़ी चाय की तरह टेस्ट नहीं कर सकती। दोनों का अपना अपना अलग फ्लेवर है, अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी लिमिटेशन है। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं कि किशोरदा रफ़ी साहब के गाने गा सकते हैं या नहीं, या रफ़ी साहब किशोरदा के गाने गा सकते हैं या नहीं। सवाल ये है कि जो गाने किशोरदा ने गाए हैं उसमें उन्होंने अपनी छाप छोड़ी या नहीं, या जो गाने रफ़ी साहब ने गाए हैं उनको उन्होंने अपना बनाया या नहीं, जिसको कहते हैं टू मेक इट योर ओन। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, किशोरदा और रफ़ी साहब दोनों ने ही अपने गानों में अपनी छाप छोड़ी है, अपना सिग्नेचर छोड़ा है। रफ़ी साहब के गाने रफ़ी साहब के हैं, किशोरदा के गाने किशोरदा के हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि रफ़ी साहब और किशोरदा किसी की पैरवी के या किसी की सिफारिश के मोहताज नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।